ऋषि अपने गाल पर हाथ रखे नम आंखों से दरवाजे की तरफ देखता रह गया, जहां से अभी अभी चाहत रोते हुए बाहर गई थी। उसके गाल पर पड़े थप्पड़ से ज्यादा दर्द उसके दिल में हो रहा था। वो टूटी हुई आवाज में खुद से बोला, आज तक मेरी चाहत ने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की, लेकिन आज उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। इसका मतलब साफ है, उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी है, वरना वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करती। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों से आंसू पोंछ दिए। चाहत, चाहे तुम मुझे बताओ या नहीं, लेकिन अब मैं पता लगा कर ही रहूंगा। मैं जान कर रहूंगा कि आखिर कौन सी बात तुम्हें अंदर ही अंदर इतना डरा रही है। इतना कहकर ऋषि खुद को संभालता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ चाहत तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में आ गई। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी। वो भीड़ में बार बार इधर उधर देखकर अपनी माँ को ढूंढ रही थी। कुछ ही पल बाद उसकी नजर श्वेता जी पर पड़ी, जो एक औरत से बात कर रही थी। चाहत तुरंत उनके पास पहुंची। माँ, प्लीज, मुझे आपसे अभी बात करनी है। श्वेता जी ने उसकी लाल आंखें देखी तो तुरंत समझ गई कि वो रोई है। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? चाहत ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें भीड़ से थोड़ा दूर ले गई। माँ, मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। यहाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। श्वेता जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन अचानक क्यों? किसी ने कुछ कहा है क्या? चाहत ने सिर हिलाया। नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मुझे यहाँ घबराहट हो रही है। मुझे मेरे घर चलने दीजिए। श्वेता जी असमंजस में पड़ गई। लेकिन बेटा, अगर तुम अभी चली गई तो राधिका जी को बहुत बुरा लगेगा। और अभी तो अनिका ने केक भी नहीं काटा है। चाहत कुछ कहने वाली थी कि तभी पीछे से एक शांत आवाज सुनाई दी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। दोनों ने पलट कर देखा। पीछे ऋषि खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने अभी अभी अपने दिल का दर्द छिपा लिया हो। चाहत की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने तुरंत अपनी आंखें झुका ली। चाहत, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, लेकिन तुम ऐसे अचानक चली जाओगी तो सबसे ज्यादा बुरा अनिका को लगेगा। वो एक पल को रुका, फिर बोला, तुम जानती हो ना, वो तुम्हें कितना प्यार करती है। सुबह से बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर उसे पता चला कि उसकी चाहत दीदी केक कटने से पहले ही चली गई, तो उसका दिल टूट जाएगा। ऋषि ने चाहत की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा। क्या तुम सच में चाहती हो कि अनिका अपने जन्मदिन पर उदास हो जाए? ऋषि की बात सुनकर चाहत चुप हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी भीगी आंखें उठाई, लेकिन इस बार उसकी नजरें ऋषि से नहीं मिल पा रही थी। उसकी उंगलियां बेचैनी से एक दूसरे में उलझने लगी, जबकि दूसरी तरफ ऋषि ने अपने चेहरे पर वही मुस्कान बनाए रखी, ताकि किसी को उसके दिल का दर्द दिखाई न दे। चाहत ने धीरे धीरे अपनी पलकें उठाई और सामने खड़े ऋषि की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी हल्की नमी थी। उसने मासूमियत से सर हिलाया। नहीं, मैं नहीं चाहती कि अनिका अपने बर्थडे वाले दिन मेरी वजह से उदास हो। ऋषि के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वेरी गुड। तो बस अनिका की खुशी के लिए थोड़ी देर रुक जाओ, फिर आंटी के साथ घर चली जाना। चाहत ने एक पल अपनी माँ की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, ठीक है, मैं अनिका के लिए रुक जाती हूँ। श्वेता जी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए चाहत को अपने साथ वापस हॉल में ले गई। कुछ देर बाद चाहत हॉल के एक शांत कोने में खड़ी थी। उसका ध्यान कहीं और ही था। दूसरी तरफ ऋषि अपने दोस्तों के बीच खड़ा था, मगर उसकी नजरें बार बार चाहत पर चली जाती थी। उसी समय अनिका भी वहां आ गई। भाई, आप यहाँ हो? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। ऋषि ने उसकी तरफ देखा। हाँ, बोलो। अनिका ने मुंह फुला लिया। पहले ये बताइए, मैं आज कैसी लग रही हूँ? ऋषि ने जल्दी से कहा। बहुत अच्छी लग रही हो। बस बहुत अच्छी। आज मेरा बर्थडे है भाई। ऋषि हल्का सा हंस पड़ा। अच्छा, बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही हो। अब खुश? अनिका मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल उसने ऋषि की नजरों का पीछा किया। उसकी नजर सीधा दूर खड़ी चाहत पर जाकर रुकी। वो शरारती मुस्कान के साथ बोली, ओ, तो भाई का ध्यान यहाँ पर है। ऋषि हल्का सा शिमा गया। अनिका, क्या अनिका, आप तो बस चाहत भाभी को ही देख रहे हो। उसे भाभी मत कहो। क्यों? आज नहीं तो कल वो मेरी भाभी बनने वाली है। ऋषि ने मुस्कुराकर उसके सर पर हल्की सी चपट लगा दी। बहुत शरारती हो गई हो तुम। अनिका हंस पड़ी, फिर अचानक बोली, वैसे भाभी अकेली क्यों खड़ी है? आप उनके पास क्यों नहीं जा रहे? ऋषि का चेहरा एक पल में गंभीर हो गया। उसे कुछ देर पहले कमरे में हुई सारी बातें याद आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा। हम दोनों की लड़ाई हो गई। अनिका हैरानी से बोली, क्या, मेरी बर्थडे वाले दिन भी? फिर उसने ऋषि का हाथ पकड़ लिया। चलो,
अभी जाकर सॉरी बोलो। नहीं, अभी नहीं, वो बहुत नाराज है। अगर मैं अभी गया तो बात और बिगड़ जाएगी। अनिका ने लंबी सांस ली। भाई आपसे कुछ नहीं होगा, आपने अभी तक उन्हें प्रपोज भी नहीं किया और ऊपर से मना भी नहीं सकती। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अब देखना मैं सब ठीक करती हूँ। इतना कहकर वो तेजी से चाहत की तरफ बढ़ गई। पीछे से ऋषि ने आवाज लगाई। नहीं, अनिका, रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन अनिका ने उसकी एक बात न सुनी। वो मुस्कुराती हुई चाहत के सामने पहुंची और बोली, हाय चाहत दीदी। चाहत ने हल्की सी मुस्कान के साथ अनिका की तरफ देखा। हाय अनिका, हैप्पी बर्थडे। सॉरी मैं तुम्हें पहले विश नहीं कर पाई। अनिका हंस पड़ी। इट्स ओके दीदी, और आज तो आप बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। बर्थडे मेरा है, लेकिन सबसे सुंदर तो आप लग रही हो। चाहत उसके मासूम अंदाज पर मुस्कुरा दी। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो अनिका। अनिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो, चलिए मेरे साथ। नहीं अनिका, मैं यही ठीक हूँ। नहीं, आज मेरी बात तो माननी पड़ेगी। कहते हुए अनिका उसे खींचकर हॉल के बीचों बीच ले आई। फिर उसने जोर से कहा, सब लोग सुनिए, हर साल की तरह इस बार भी मेरे फेवरेट लोग परफॉर्म करेंगे, मेरे ऋषि भाई और मेरी चाहत दीदी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन चाहत का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो घबराकर अनिका के पास झुक गई। अनिका, तुमने ये क्या किया? मैं ऋषि के साथ डांस नहीं कर सकती, कम से कम मुझसे पूछ लेती। अनिका मासूमियत से बोली, दीदी आप तो हमेशा ऋषि भाई के साथ डांस करती थी, इस बार क्यों नहीं? इधर ऋषि भी चौंक गया था। चाहत ने धीमी आवाज में कहा, अनिका पहले की बात अलग थी, अब नहीं। लेकिन अनिका अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं दीदी, आज आपको डांस करना ही पड़ेगा। और फिर वो तुरंत ऋषि के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। चलिए भाई। अनिका, तुम्हें पहले चाहत से पूछ लेना चाहिए था। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। इस डांस के बाद आप दोनों की नाराजगी खत्म हो जाएगी। उधर चाहत दोनों को अपनी तरफ आते देखकर घबरा गई। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मैं जितना ऋषि से दूर होने की कोशिश करती हूँ, हालात उसे उतना ही मेरे करीब ले आते हैं। कुछ ही सेकंड में ऋषि उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों कुछ पल चुप रहे। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राधिका जी और श्वेता जी भी खुश होकर मुस्कुरा रही थी। ऋषि धीरे से चाहत के और करीब आया और धीमी आवाज में बोला, चाहत, अगर तुम मेरे साथ डांस नहीं करना चाहती तो मैं अभी मना कर देता हूँ, लेकिन प्लीज खुद को इतना परेशान मत करो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं तुम मत जाओ, अगर तुम चले गए तो अनिका दुखी हो जाएगी। मैं उसकी खुशी के लिए तुम्हारे साथ डांस कर लूंगी। ऋषि ने हल्की मुस्कान दी। उसी पल हॉल की लाइट धीमी हो गई और हल्की नीली रोशनी दोनों पर आकर ठहर गई। रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। सभी मेहमानों की नजरें अब सिर्फ उन दोनों पर थी। ऋषि ने बहुत संभाल कर अपना हाथ आगे बढ़ाया। चाहत ने एक पल हिचकिचाने के बाद अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और फिर ऋषि ने धीरे से दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख के सीधा उसे अपने सीने से लगाया। और बस चाहत की सांसें अटक गईं। बाहर से वो शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, साहिल मल्होत्रा। उसे डर था, अगर साहिल ने उसे इस वक्त ऋषि के साथ देख लिया तो इस खूबसूरत पार्टी में जो आग लगेगी उसे कोई न बुझा सकेगा। फिर भी अनिका की खुशी के लिए चाहत अपनी सारी घबराहट छिपाकर ऋषि के साथ हर स्टेप निभाती रही। ऋषि चाहत को अपनी बाहों में थामे हुए धीरे धीरे डांस कर रहा था। उसकी नजरें लगातार चाहत के चेहरे पर टिकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, तुम जानती हो चाहत, मुझे तुम्हारे थप्पड़ का बिल्कुल भी बुरा क्यों नहीं लगा। चाहत ने घबराई हुई नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। ऋषि मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम बिना किसी बड़ी वजह के कभी मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती। आज तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं उस बात से दूर रहूं जिसे तुम मुझसे छुपा रही हो। चाहत की धड़कनें और तेज हो गई। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। लेकिन चाहत, तुम एक नहीं 100 थप्पड़ भी मार दो, फिर भी मैं उस वजह का पता लगा कर रहूंगा। चाहत ने घबराकर धीरे से कहा, नहीं ऋषि, मैंने तुमसे कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सच में कोई बात नहीं है तो मेरी आंखों में देखकर बोलो। चाहत की पलकें झुकी रही। वो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। ऋषि तुम बेवजह ज्यादा सोच रहे हो। शायद, लेकिन मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। तुम कुछ कहो या मत कहो, तुम्हारी आंखें मुझे सब बता देती हैं। जिस वजह से तुम इतनी डरी हुई हो उसका पता मैं जरूर लगाऊंगा। चाहत ने खुद को संभालती हुई कहा, ऋषि मेरी जिंदगी में दखल मत दो। अगर कोई परेशानी है भी तो वो मेरी है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है।
ऋषि फीकी सी मुस्कान के साथ बोला। अच्छा, तो अब मैं भी पराया हो गया। तुम वही चाहत हो ना जो मुझसे हर बार शेयर करती थी। आखिर मेरे बैंगलोर जाने के बाद ऐसा भी क्या हो गया कि तुम इतनी बदल गई? वहां खड़े सभी लोगों को लग रहा था कि दोनों डांस करते हुए एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होंगे, लेकिन अगले ही पल चाहत अचानक घबरा गई। उसने दोनों हाथों से ऋषि को जोर से पीछे धक्का दे दिया। ये देखकर पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। राधिका जी और सुल्ता जी हैरानी से दोनों को देखने लगी और अनिका के चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। वो मन ही मन बोली, ओ नो, मैंने तो सोचा था इस डांस से भाई और चाहत दीदी की नाराजगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इन दोनों की लड़ाई तो और बढ़ गई। म्यूजिक बंद हो चुका था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। चाहत ने घबराकर चारों तरफ देखा। धीमी आवाज में सॉरी कहते हुए वहां से जल्दी से चली गई। ऋषि वहां खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। अब हॉल में मौजूद हर मेहमान की नजर सिर्फ उसी पर थी। उन नजरों का बोझ महसूस करते हुए ऋषि ने चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुका ली। उधर चाहत की इस हरकत से श्वेता जी के चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद चाहत सबसे दूर एक कोने में खामोश खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी। मुझे सबके सामने ऋषि के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो भी तो एक ही बात को लेकर मेरे पीछे पड़ गया था। पहले मैंने उसे थप्पड़ मारा और अब सबके सामने उसे धक्का भी दे दिया। उसे कितना बुरा लगा होगा। तभी गुस्से में श्वेता जी तेज कदमों से उसके पास आई। उन्होंने चाहत का हाथ पकड़ा और सख्त आवाज में बोली, चाहत ये क्या बदतमीजी थी? सबके सामने तुमने ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? आखिर अचानक तुम्हें क्या हो गया था? श्वेता जी को पहली बार इतना गुस्से में देखकर चाहत की आंखों से आंसू बहने लगी। बेटा, तुमने ऋषि के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। चाहत सर झुकाए चुपचाप उनकी हर बात सुन रही थी। तभी पीछे से ऋषि वहां आ गया। उसने चाहत को रोता हुआ देखा और तुरंत बोला, अरे आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? चाहत को इतना डांट क्यों रही हैं? श्वेता जी ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम बीच में मत बोलो बेटा, इसकी वजह से आज तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। फिर उन्होंने प्यार से ऋषि का हाथ पकड़ लिया। बेटा, मैं चाहत की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। ये सुनते ही ऋषि घबरा गया। अरे आंटी, प्लीज ऐसा मत करिए। आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? और प्लीज चाहत को मत डांटिए। श्वेता जी ने चाहत की तरफ देखते हुए कहा, देखा कितना अच्छा है ये, तुमने इसके साथ इतना सब किया फिर भी ये तुम्हारी ही तरफदारी कर रहा है। अब जल्दी से इससे माफी मांगो। ऋषि ने तुरंत मुस्कुराकर कहा। नहीं आंटी, चाहत को मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। श्वेता जी कुछ बोलने ही वाली थी, फिर ऋषि धीरे से चाहत के पास गया। उसने हल्के से उसके कंधों पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, आंटी सच कह रहा हूँ, चाहत ने जो भी किया मुझे उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। लेकिन अगर आप मेरी प्यारी सी दोस्त को ऐसे ही डांटती रही तो मुझे जरूर बुरा लग जाएगा। चाहत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसे अपने इतने पास देखकर वो फिर से घबरा गई। ऋषि की बात सुनकर श्वेता जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अच्छा ठीक है, अब नहीं डांटूंगी तुम्हारी दोस्त को। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उनके जाते ही ऋषि ने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए और थोड़ा दूर हट गया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर ऋषि मुड़कर जाने लगा। तभी पीछे से चाहत की कांपती हुई आवाज आई, ऋषि रुको। ऋषि के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। वो पलटकर चाहत की तरफ देखने लगा। चाहत धीरे धीरे उसके पास आई। उसने हिम्मत करके ऋषि की आंखों में देखा और भर्राई हुई आवाज में बोली, ऋषि आई एम सॉरी। पहले मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, फिर सबके सामने तुमने धक्का दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऋषि उसके चेहरे को कुछ पल देखता रहा। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नहीं चाहत, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने जो भी किया उसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसे तुम अभी बता नहीं पा रही हो। और अब तुम खुद नहीं बताना चाहती तो मैं भी तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। बस एक बात याद रखना, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ऋषि की बात सुनकर चाहत की आंखों से फिर एक आंसू निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखती रह गई। और वैसे भी माफी उनसे मांगी जाती है जो नाराज हो, और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। इसीलिए अब अपने आंसू साफ करो। इतना कहकर उसने बहुत धीरे से अपने हाथ से चाहत की आंखों के किनारों पर ठहरे आंसू पोंछ दिए। आजकल ना तुम बहुत छोटी छोटी बातों पर रोने लगी हो। चलो अब एक प्यारी सी स्माइल दो। रोने की वजह से चाहत की नाक हल्की लाल हो गई थी। उसे देखकर ऋषि हंस पड़ा। यू नो व्हाट चाहत, जब भी तुम रोती हो ना, तुम्हारी ये छोटी सी नाक बिल्कुल टमाटर जैसी लाल हो जाती है।
ये कहती हुई उसने शरारत से उसकी नाक को अपनी उंगली से हल्का सा छू लिया। चाहत जो कुछ पल पहले तक रो रही थी अनायास ही मुस्कुराती। उसकी मुस्कान देखकर ऋषि के चेहरे की खुशी और बढ़ गई। बस यही मुस्कान सबसे अच्छी लगती है, फिर इसे अपने आंसुओं के पीछे छुपा क्यों लेती हो? चाहत कुछ कहने वाली थी कि तभी अनिका दौड़ती हुई वहां आ गई। ऋषि भैया, चाहत दीदी, जल्दी चलिए, मैं अब केक काटने वाली हूँ। चाहत ने अनिका की तरफ देखकर किसी मुस्कान दी। अनिका तुम जाओ, मैं यही ठीक हूँ। अनिका ने तुरंत अपना क्यूट सा मुंह बना लिया। नहीं चाहत दीदी, आप ऐसे बातें कर रही हो जैसे आप कोई गेस्ट हो। हम सब एक फैमिली है। अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगी ना तो मैं केक ही नहीं काटूंगी। अनिका का चेहरा फूला हुआ देखकर ऋषि और चाहत दोनों एक साथ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। चाहत उसके सामने आई और प्यार से उसके दोनों गाल अपने हाथों में लेकर बोली, ओहो, हमारी बर्थडे गर्ल नाराज हो गई। अच्छा बाबा, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। अनिका खुशी से उछल पड़ी। उसने एक हाथ से चाहत और दूसरे हाथ से ऋषि का हाथ पकड़ लिया और दोनों को केक टेबल तक ले आई। कुछ ही देर में पूरा परिवार और सभी मेहमान केक के पास इकट्ठा हो गए। बीच में अनिका खड़ी थी और दाईं तरफ चाहत और बाईं तरफ ऋषि खड़ा था। सभी लोग मुस्कुराते हुए बर्थडे सॉन्ग गाने लगे और फिर कुछ ही देर में केक कट हुआ। पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। उसी समय चाहत के हाथ में पकड़ा फोन बज उठा। उसने घबराकर तुरंत स्क्रीन देखी। एक पल के लिए उसे लगा कहीं साहिल का कॉल तो नहीं, लेकिन स्क्रीन पर नाम देखकर उसने राहत की सांस ली। अनु कॉलिंग। उधर अनिका सबसे पहले अपनी मम्मी राधिका जी को केक खिलाने लगी, फिर सुल्ता जी को और उसके बाद ऋषि को। जैसे ही वो चाहत की तरफ मुड़ी, चाहत बोली, अनिका बस 1 मिनट। इतना कहकर वो कॉल उठाने के लिए थोड़ी दूर चली गई। ऋषि की नजरें अब भी उसी पर टिकी हुई थी। मेहमानों से थोड़ा दूर जाकर चाहत ने कॉल रिसीव की। क्या हुआ अनु, इस समय फोन क्यों किया? मैं अभी अनिका के बर्थडे में हूँ, घर पहुंचकर बात करती हूँ, ठीक है? उधर केक टेबल के पास खड़ी अनिका मुस्कुराते हुए ऋषि को छेड़ने लगी। भाई, क्या लगता है आपको? चाहत दीदी इतनी दूर जाकर फोन पर बात क्यों कर रही है? मुझे तो लगता है उनका कोई बॉयफ्रेंड है, शायद उनसे पर्सनल बात करनी होगी। ऋषि ने तुरंत उसे घूरा। शट अप अनिका, मेरी चाहत ऐसी नहीं है, वो बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं है। अनिका ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सच में गुस्सा हो गए भाई। इधर चाहत कॉल काटने ही वाली थी कि उधर से अनु जल्दी से बोली, चाहत रुक, फोन मत काट, पहले मेरी बात सुन। चाहत ने थकी हुई आवाज में कहा, अच्छा ठीक है, बोल क्या बात है। अनु की आवाज खुशी से भरी हुई थी। मेरी जान, मैं तुझे ऐसी गुड न्यूज देने वाली हूँ कि सुनकर तू भी खुश हो जाएगी। चाहत ने बिना उत्साह से पूछा, कैसी गुड न्यूज? अनु हंसते हुए बोली, अब तू ना कुछ दिन चैन से जी पाएगी। चाहत की भौहें सिकुड़ गई। मतलब? फोन की दूसरी तरफ से अनु की उत्साहित आवाज आई, मतलब उस हैवान का एक्सीडेंट हो गया है, अभी वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है ना सबसे बड़ी गुड न्यूज। अनु की बात सुनते ही चाहत के चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो गई। उसकी उंगलियां फोन पर कस गई, आंखें हैरानी से फैल गई। क्या? साहिल का एक्सीडेंट? उसके होठ कांप उठे और कुछ पल के लिए उसके आसपास की सारी आवाजें जैसे थम गई। कुछ देर तक चाहत वही जड़ होकर खड़ी रही। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे, लेकिन उसकी आंखों में तूफान उमड़ रहा था। दूसरी तरफ चाहत की कोई आवाज न सुनकर अनु बोली, हेलो चाहत, क्या हुआ? मैं जानती हूँ तुझे शौक लगा है, क्योंकि ये न्यूज है ही इतनी अच्छी। वो खुश होती हुए आगे बोली, मैं तो कहती हूँ उस हैवान ने तुझे जितना परेशान किया है ना, उस हिसाब से उसे तो अभी बहुत कम सजा मिली है। भगवान करे वो मर जाए और हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से चला जाए। और बस। अनु की ये बात सुनते ही चाहत की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके कदम लड़खड़ा गए। उसे अपने आसपास कोई होश नहीं रहा। उधर अनु फोन की स्क्रीन देखते हुए परेशान होकर बोली, कॉल तो अभी भी चल रही है, फिर ये चाहत कुछ बोल क्यों नहीं रही? और फिर तभी चाहत के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और बंद हो गया। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि उसका फोन कब हाथ से फिसल गया। फोन गिरने की आवाज सुनकर थोड़ी दूर खड़े ऋषि और अनिका का ध्यान उसकी तरफ गया। दोनों ने देखा कि चाहत बिल्कुल खोई हुई खड़ी है, जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। ऋषि उसकी तरफ ध्यान से देखने ही लगा था कि तभी चाहत का संतुलन बिगड़ गया और वो लड़खड़ाकर नीचे बैठ गई। चाहत। ऋषि घबराकर जोर से उसका नाम पुकारता हुआ उसकी तरफ दौड़ा। ऋषि की आवाज सुनते ही श्वेता जी और राधिका जी भी घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। चाहत को जमीन पर बैठा देखकर श्वेता जी भागते हुए उसके पास पहुंची। उनके पीछे पीछे राधिका जी भी आ गई। देखते ही देखते सारे मेहमान भी वहां इकट्ठा हो गए और पूरे हॉल का माहौल खुशी से बदलकर चिंता में बदल गया।
ऋषि हड़बड़ाते हुए चाहत के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने बड़े प्यार और घबराहट से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। चाहत, क्या हुआ तुम्हें? श्वेता जी भी उसके पास बैठ गई। चाहत बेटा क्या हुआ, कुछ बोलो। लेकिन चाहत की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वो लगातार रोई जा रही थी। उसका भीगा हुआ चेहरा देखकर ऋषि का दिल घबराहट से डूबता जा रहा था। श्वेता जी ने बेचैनी से ऋषि की तरफ देखा। ऋषि बेटा क्या हुआ इसे? पता नहीं आंटी, ये कुछ बोल ही नहीं रही। इतना कहकर उसने चाहत के दोनों कंधों को धीरे से पकड़कर उसे हिलाया और घबराई हुई आवाज में बोला, चाहत प्लीज कुछ तो बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ऋषि की तेज आवाज सुनकर चाहत एकदम होश में आ गई। वो घबराकर हड़बड़ाती हुई खड़ी हुई और तेजी तेजी से सांसें लेने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर ऋषि ने बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लिया और नर्म आवाज में बोला, चाहत रिलैक्स, प्लीज घबराओ मत, मुझे बताओ हुआ क्या है। चाहत रोती हुई कांपती आवाज में बोली, ऋषि, वो वो अनु। ऋषि ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ चाहत, आराम से बोलो, क्या हुआ अनु को, घबराओ मत। चाहत ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन घबराहट के कारण उसके शब्द टूट रहे थे। वो 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 अनु ने बताया एक्सीडेंट। घबराहट की वजह से चाहत ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। वहां मौजूद किसी भी इंसान को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक्सीडेंट शब्द सुनते ही सभी बुरी तरह घबरा गए। श्वेता जी डरती हुई बोली, बेटा ये क्या बोल रही हो, किसका एक्सीडेंट हो गया? ऋषि ने भी बहुत शांति से पूछा। हाँ चाहत, बताओ किसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन चाहत ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वो घबराकर बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। उसे इस तरह भागता देखकर ऋषि, श्वेता जी और वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। पीछे से ऋषि और श्वेता जी लगातार उसे आवाजें देने लगी। चाहत रुको। चाहत बेटा प्लीज रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? लेकिन चाहत ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो रोते हुए घर से बाहर निकल गई। सभी लोग बस उसे जाते हुए देखते रह गए। श्वेता जी ने घबराकर ऋषि का हाथ पकड़ लिया। ऋषि बेटा जल्दी उसके पास जाओ, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, इतनी रात को अकेले कहाँ भागी जा रही है। जल्दबाजी में चाहत अपना फोन भी वहीं छोड़ गई थी। ऋषि ने गेट की तरफ देखा और घबराई आवाज में बोला, हाँ हाँ आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। घर से बाहर निकलते ही ऋषि ने चारों तरफ बेचैनी से नजर दौड़ाई, लेकिन चाहत कहीं नहीं दिखाई दी। उसे कहीं न देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो तेजी से अपनी कार की तरफ भागा, ड्राइविंग सीट पर बैठा और जल्दी जल्दी सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, ये लड़की भी ना पता नहीं इतनी रात को कहाँ चली गई। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और चाहत को ढूंढने के लिए तेजी से वहां से निकल पड़ा। दूसरी तरफ चाहत रोते हुए सुनसान सड़क पर भाग रही थी। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उसे ना अपने आसपास का होश था और ना ही इस बात का कि वो कहाँ जा रही है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रो रो कर पूरा चेहरा भीग चुका था और आंखों में लगा काजल भी फैल गया था। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो पूरी तरह सदमे में है। तभी उसने जल्दी से एक ऑटो रोका और हड़बड़ाकर उसमें बैठ गई। ऑटो ड्राइवर ने पीछे मुड़कर पूछा, मैडम कहाँ जाना है? चाहत ने कांपती और रोनी आवाज में कहा, भैया भैया प्लीज जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चलिए। ड्राइवर ने बिना देरी किए ऑटो हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। उधर ऋषि अपनी कार चलाते हुए हर सड़क, हर मोड़ पर चाहत को ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर साफ फिक्र, बेचैनी दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से और घबराहट में अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारा और बोला, चाहत आखिर कहाँ चली गई हो तुम? अपना फोन भी यहीं छोड़ गई, मैं तुम्हें ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे? इधर ऑटो में बैठी चाहत लगातार रोई जा रही थी। उसके दिमाग में बार बार साहिल के एक्सीडेंट की खबर गूंज रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद करके रोते हुए बोली, हे भगवान, हे भगवान, मेरा साहिल बिल्कुल ठीक हो। और फिर कुछ देर बाद ऑटो सिटी हॉस्पिटल के सामने आकर रुक गया। हॉस्पिटल देखते ही चाहत बिना एक पल गवाए ऑटो से उतरी और दौड़ने लगी, लेकिन तभी उसका नेट गाउन ऑटो के एक हिस्से में बुरी तरह फंस गया। चाहत ने जल्दी जल्दी अपनी ड्रेस छुड़ाने की कोशिश की। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जब ड्रेस नहीं निकली तो उसने घबराहट में जोर से खींच दिया। ड्रेस कई जगह से फट चुकी थी, लेकिन चाहत ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो उसी हालत में भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर चली गई। पीछे से ऑटो ड्राइवर आवाज लगाता रह गया, अरे मैडम, मेरे पैसे तो देते जाइए। लेकिन चाहत ने उसकी आवाज तक न सुनी। वो हॉस्पिटल के अंदर भागती हुई सिर्फ एक ही नाम पुकार रही थी, साहिल। घबराहट की वजह से उसकी सांसें पूरी तरह फूल रही थी। भागते भागते वो एक नर्स से टकरा गई। नर्स के हाथ में मौजूद सारी फाइलें नीचे गिर गई। चाहत जल्दी से उससे बोली,
सॉरी, और आगे बढ़ने लगी, लेकिन नर्स ने उसे रोक लिया। रुकिए, आप कौन हैं? इस तरह कहाँ भागी जा रही हैं? चाहत रोते हुए बोली, मुझे साहिल से मिलना है, प्लीज बताइए वो किस रूम में है। नर्स पहले तो कुछ सोचने लगी, फिर अचानक बोली, ओह, कहीं आप साहिल मल्होत्रा की तो बात नहीं कर रही हैं, जिनका कल एक्सीडेंट हुआ था? चाहत ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, साहिल मल्होत्रा। नर्स ने जैसे राहत की सांस ली। तो मतलब आप चाहत हैं? चाहत ने रोते हुए कहा। जी, मैं ही चाहत हूँ। नर्स बोली, थैंक गॉड आप आ गई। जब से साहिल मल्होत्रा को यहाँ लाया गया है, वो बेहोशी में भी बार बार सिर्फ आपका ही नाम ले रहे हैं। ये सुनते ही चाहत और बुरी तरह रो पड़ी। उसने नर्स के सामने हाथ जोड़ दिए, प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। नर्स उसे तुरंत आईसीयू की तरफ ले गई। चाहत उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो बार बार अपने आंसुओं से भीगा चेहरा पोंछ रही थी, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आईसीयू के बाहर पहुंचते ही चाहत की नजर शीशे के दरवाजे के अंदर गई। बेड पर साहिल बेहोश लेटा हुआ था। उसे देखते ही चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई और उसकी सिसकियां और तेज हो गई। साहिल के सर पर और हाथ पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और हाथों में ड्रिप। उसकी हालत देखकर चाहत ने कांपते हुए अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और अगले ही पल उसने आईसीयू का दरवाजा खोला और भागती हुई अंदर पहुंच गई। साहिल के बेड के पास पहुंचते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। जिस इंसान से चाहत सबसे ज्यादा डरती थी, आज उसी इंसान को इस हालत में देखकर उसका दिल बुरी तरह से रो रहा था। तो गाइस, यहाँ से स्टोरी एक अलग ही मोड़ ले चुकी है और आगे आपको अभी और मजा आने वाला है, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिए और प्लीज लाइक और कमेंट्स कीजिए।